Assalamu alaikum. Welcome to Science with Rumasa. In this video we will study about sexual reproduction in plants. हम देखेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमेटोफाइट जनरेशन में क्या फ़र्क है, और फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है में फ्लावर के कौन कौन से 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम में क्या फ़र्क है, पॉलिनेशन क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या फ़र्क है। उसके अलावा हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फ़र्क है, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है, एंजियोस्पर्म सीड्स के जो 3 मेन पार्ट्स हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड कोट, इनका क्या फंक्शन है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में क्या फ़र्क है, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है, डोमेंसी किसे कहते हैं, जर्मिनेशन की टाइप्स कितनी हैं, और सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है या सीड जर्मिनेशन किन किन कंडीशंस पर डिपेंडेंट है, हम उनको देखेंगे। वाटर का क्या रोल है और जो वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है उसका क्या फंक्शन है। उसके अलावा ऑक्सीजन और टेम्परेचर का क्या रोल है सीड जर्मिनेशन में, हम इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जिनसी तौलीद में नर और मादा गैमेट्स की तश्कील शामिल है। These gametes fuse during fertilization to form a zygote which later develops into a new plant. ये gametes fertilization के दौरान एक zygote बनाते हैं जो बाद में एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। In plants, gametes are produced in special reproductive structures. पौधों में gametes खुसूसी तौलीदी ढांचे यानी स्पेशल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें पैदा होते हैं। Sexual reproduction occurs in mosses, ferns and seed plants including flowering plants. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ज़्यादातर मोसिस, फॉन्स और बीज वाले पौधों में होती है। इनके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स में भी होती है। इन मोसिस एंड फॉन्स स्पर्म्स कैन स्विम एंड रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मोसिस और फॉन्स में स्पर्म्स जो होते हैं वो तैर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है। हाउएवर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट नीड वाटर। जबकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे हैव स्पेशल मेथड्स टू ट्रांसफ़र स्पर्म्स, क्योंकि उनके पास एक खसूसी मेथड होता है जिसके ज़रिए वो स्पर्म्स की मुंतकली कर सकते हैं। प्लांट्स शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो पौधे हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ज़ाहिर करते हैं। देयर आर 2 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में पौधों का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 2 स्टेजेस शामिल हैं, 2 मराहिल शामिल हैं, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हेप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन। डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइट है उसमें स्पोर्स बनते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, जबकि हेप्लॉइड क्या होता है, सिंगल n होता है। गैमेट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिप्लॉयड एंड डोमिनेंट इन मोस्ट प्लांट्स। जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब कि 2n होते हैं, और ये ज़्यादातर पौधों में डोमिनेंट होती है। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स थ्रू म्यूसिस। जब म्यूसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। द स्पोर्स डेवलप इनटू गेमेटोफाइट जनरेशन। जो स्पोर्स होते हैं वो गेमेटोफाइट जनरेशन में डेवलप होते हैं। इट इज़ हैप्लॉइड एंड प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय माइटोसिस। अब जो स्पोर्स होंगे वो डेवलप हो जाएंगे गेमेटोफाइट जनरेशन में। फिर क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होती है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, द पेरेंट प्लांट इज़ द स्पोरोफाइट। फूलदार पौधों में जिसे एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पर पौधा स्पोरोफाइट होता है। द फ्लावर एक्ट एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पौधा जो होता है, पौधे के अंदर फूल जो होता है वो तौलीदी उज़ू के तौर पर काम करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पर काम करता है। अ फ्लावर हैज़ 4 वोरल्स। एक फूल जो होता है उसके 4 घेरे होते हैं, 4 चक्कर होते हैं। द आउटर 2 आर नॉन रिप्रोडक्टिव। जो ऊपर वाले 2 होते हैं वो गैर तौलीदी होते हैं, वाइल द इनर 2 आर रिप्रोडक्टिव वोरल्स। जो अंदरूनी 2 घेरे होते हैं वो तौलीदी होते हैं। कैलिक्स इज़ द। अब जो 4 वोरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनेशियम होता है। अब कैलिक्स क्या है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वोरल ऑफ अ फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स विच आर यूजुअली ग्रीन एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बर्थ स्टेज। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं प्लांट का फ्लावर को। अब इस फ्लावर में
वो कहते हैं कि कैलिक्स जो है फूल का सबसे बाहरी घेरा है, बाहर वाला बिरोनी घेरा है, ये सेपल पर मुश्तमिल होता है जो आमतौर पर सब्ज होता है और बर्ड स्टेज के दौरान फूल की हिफाजत करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेपल है वो ग्रीन कलर का है। कोरोला, Corolla is the second wall and is made of petals. Petal attract insect and birds which help in pollination. अब आप इधर देख सकते हैं कि जो पेटल्स हैं उनका काम क्या है। पेटल्स को हम उर्दू में पंखड़ियाँ भी बोलते हैं। पंखड़ियाँ क्या करती हैं? कीड़ों और परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं जिससे पॉलिनेशन में मदद मिलती है। क्रोला जो है वो पेटल्स का मजमुआ है। अब हम पढ़ते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. Each stamen consists of the filament and anther. Anther produces pollen grain through meiosis. अब एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम फूल का मर्दाना तौलीदी हिस्सा है। अब मर्दाना तौलीदी हिस्सा कौन सा है? स्टेमन। अब स्टेमन जो होता है स्टिग्मा और एंथर पर मुश्तमिल होता है। एंथर मेयोसिस के ज़रिए वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको तैयार करता है। अब आगे आ जाता है गाइनेशियम। Gynoecium is the female reproductive part of the flower. It consists of stigma, style and ovary. Ovules are present inside the ovary. अब गाइनेशियम जो है वो फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है। मादा तौलीदी हिस्सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे स्टिग्मा भी है, स्टाइल भी है, ओवरी भी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी मौजूद हैं। पॉलिनेशन, अब हमने फूल के चारों घेरे तो पढ़ लिए। अब फूलों के घेरे तो हमने पढ़ लिए। अब आगे हम देखते हैं कि इनकी कैसे पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स की मुंतकली का नाम है एंथर से स्टिग्मा की तरफ। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पॉलिनेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मरहला है। व्हेन पोलन ग्रेन्स रीचेज द स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ पोलन ट्यूब। वो क्या करता है? जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स एंड प्रिपेयर्स फॉर फर्टिलाइजेशन। जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, तकसीम होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। पोलन ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल। जो पोलन ट्यूब होती है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है स्टाइल के ज़रिए एंड इंटर्स द ओवरी, और ओवरी के अंदर दाखिल हो जाती है। फाइनली इट रीचेज द ओव्यूल, तो बिल आखिर ये ओव्यूल तक पहुंच जाती है। वेयर द फीमेल गैमेटोफाइट इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो मौजूद होता है। द पोलन ट्यूब कैरीज 2 स्पर्म्स। अब जो पोलन ट्यूब होती है उसके पास 2 स्पर्म्स मौजूद होते हैं। स्पर्म्स क्या हैं? मेल गैमेट्स। व्हेन इट रीचेज द ओव्यूल, जब ये दोनों स्पर्म्स ओव्यूल तक पहुँचते हैं, द पोलन ट्यूब बस पोलन ट्यूब जो होती है वो फट जाती है एंड रिलीजेज बोथ स्पर्म्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। तो वो जब पोलन ट्यूब फटती है वो दोनों स्पर्म्स को रिलीज़ कर देती है, खारिज कर देती है फीमेल गैमेटोफाइट में। वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग सेल। अब जो स्पर्म है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा। फ्यूज़ करने के बाद फॉर्म्स अ डिप्लॉयड जाइगोट, तो वो जाइगोट बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? कि फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स। अब यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो रहे हैं। मेल गैमेट जो है स्पर्म और फीमेल गैमेट जो है वो एग है, ये दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं तो जाइगोट बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। द सेकंड स्पर्म फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस। जो दूसरा स्पर्म होता है वो डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ होता है और फॉर्म अ ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, तो वो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है। बिकॉज 2 फ्यूजन अकर, फिर जब 2 फ्यूजन अकर हो रही होती हैं, मतलब कि जब एक सेल, एक एग सेल और एक स्पर्म जब फ्यूज़ करेगा तो वो फर्टिलाइजेशन होगी। जब वो सेकंड स्पर्म भी फ्यूज़ कर देंगे, जब 2 बार न्यूक्लियस जो होगा वो फ्यूज़ हो जाएगा, तो 2 बार फ्यूजन हो गई ना, तो उस 2 बार फ्यूजन होने के प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देंगे। द ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवेल्प्स इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू। अब यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हो गए? ट्रिप्लॉयड। अब ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस जो होगा वो एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, उसमें डिवेल्प हो जाएगा। एंडोस्पर्म का काम क्या है? प्रोवाइड्स फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो एम्ब्रियो बढ़ रहा है उसको हिफाजत कौन मुहैया कर रहा है? उसको खुराक कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म दे रहा है। जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल। फिर वो जाइगोट क्या करेगा? वो बार बार माइटोटिक डिवीजन्स के ज़रिए अपने प्रोसेस को चलाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो जो होगा वो ओव्यूल के अंदर होगा।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ओव्यूल क्या करेगा, वो एक बीज में तब्दील हो जाएगा एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और जो ओवरी होगी वो फूल या फल बना देगी। व्हेन सीड्स गेट सुटेबल कंडीशंस सच एज वाटर, एयर एंड वार्मथ, दे जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट प्लांट। कहते हैं कि जब बीजों को मुनासिब हालात जैसे पानी, हवा, नमी और गर्मी वगैरह मिलती है तो वो उगते हैं और एक नए स्पोरोफाइट पौधे में बढ़ते हैं। पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। अब पॉलिनेशन की टाइप्स कौन कौन सी है? पॉलिनेशन का तो कॉन्सेप्ट हमने पिछली साइड में पढ़ लिया ना। अब इधर हम देखने कि पॉलिनेशन की कितनी इकसाम है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की दो अहम इकसाम हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। Self pollination occurs when pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. वो कहते हैं कि सेम पॉलिनेशन तब होती है कि जब पोलन के दाने एंथर से एक ही फूल या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स का मुंतकिल होता है, मतलब स्टिग्मा पर एक पौधे से दूसरे पौधे, लेकिन उनकी स्पीशीज सेम होती है। यहाँ पे मैं आपको सादा अल्फाज में अगर समझाऊं कि सेल्फ पॉलिनेशन ये होती है कि एक ही पौधा है, एक ही पौधे के फूल हैं दो, एक ही फूल से लेके दूसरे फूल पे वो स्टिग्मा का मुंतकिल हो जाना तो वो सेल्फ कहलाएगा। अगर एक पौधे के फूल से लेके दूसरे पौधे के फूल पर अगर जाएगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। Cross pollination is carried out by different agents such as water, wind, insects, birds, bats and other animals including humans. वो कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट एजेंट्स के तौर पर भी की जा सकती है। जैसा कि अब हवा चली तो वो पोलन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे ना, जैसे कि बीज वगैरह अक्सर हम लेके जाते हैं, या फिर इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, या पानी के ज़रिए वो आगे चले जाते हैं, या जो परिंदे वगैरह होते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर लेके जा सकते हैं, चमगादड़ें वगैरह होगी, या इंसान इनको एक जगह से दूसरी जगह रिमूव या मूव करवा सकते हैं। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। अब जो डेवलपमेंट है पौधे की वो कैसे होती है और सीड का स्ट्रक्चर क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधों में फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली बाय माइटोसिस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बार-बार माइटोसिस के जरिए तकसीम होता है और एक एम्ब्रियो में नशनुमा पाता है। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में द ओव्यूल चेंजेस इनटू अ सीड, तो ओव्यूल जो होता है वो एक बीज में तब्दील हो जाता है। दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीड प्लांट्स। अब ये जो बीजदार पौधे होती हैं उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है, ये जो अमल होता है, ये जो मरहला होता है वो मुकम्मल हो जाता है। एंजियोस्पर्म सीड्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके बीज जो होते हैं वो 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, एम्ब्रियो पर, एंडोस्पर्म पर और सीड कोट पर। अब सीड कोट क्या है? सीड कोट डिवेल्प्स फ्रॉम इंटेगोमेंट ऑफ द ओव्यूल। अब जो सीड कोट है वो ओव्यूल के इंटेगोमेंट से यानी उसकी जड़ से तैयार होता है। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड ड्राइंग। ये क्या करते हैं? एम्ब्रियो को मैकेनिकल चोट या खुश्क होने से बचाता है। हाइलम। अब हाइलम क्या है? हाइलम इज द स्कार ऑन द सीड कोट वेयर द सीड वाज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल। अब जो हाइलम होता है बीज के कोट पर एक दाग सा होता है जहां बीज जो सीड कोट होता है वो ओवरी वॉल के साथ जुड़ा हुआ होता है। नियर द हाइलम, अब हाइलम के जो करीब होता है इज अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटी सी ओपनिंग होती है, छोटा सा सुराख होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल का काम क्या है? अलाउज वाटर टू इंटर द सीड। माइक्रोपाइल का काम ये है कि बीज के अंदर पानी को दाखिल होने की इजाज़त देना। द एम्ब्रियो इज एन इमेच्योर प्लांट। जो एम्ब्रियो है वो एक इमेच्योर प्लांट है प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जो कि बीज के अंदर मौजूद होता है। इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। ये एक नए प्लांट में डिवेल्प होता है आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, प्लोम्यूल एंड 1 to 2 कोटिलेडन्स। अब जो एम्ब्रियो होता है उसके पास रेडिकल होता है, प्लोम्यूल होता है, 1 या 2 कोटिलेडन्स होते हैं। रेडिकल्स फॉर्म द रूट। रेडिकल्स जो हैं वो रूट बनाते हैं, वाइल द प्लोम्यूल डिवेल्प्स इनटू शूट, जबकि प्लोम्यूल का काम है शूट बनाना।
यानी जो तना वगैरह होता है वो प्लोम्यूल के ज़रिए ही बनता है। द एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द कोटिलेडन्स इज कॉल्ड एपिकोटाइल। अब जो एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है कोटिलेडन्स के ऊपर, उसको एपिकोटाइल कहेंगे, वाइल द पार्ट बिलो द कोटिलेडन। अब कोटिलेडन के ऊपर वाले हिस्से में जो एम्ब्रियोनिक स्टेम होगी उसको एपिकोटाइल कहेंगे, जो नीचे होगी उसको हम हाइपोकोटाइल का नाम देंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जो बीज है वो कैसे उगता है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग, जो एक बीज होता है उसके ज़रिए सीडलिंग यानी छोटा पौधा बनता है अंडर सूटेबल कंडीशंस, एक मुनासिब हालात में। फॉर जर्मिनेशन टू अक्कर, अब उगने के लिए सीड रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। वो कहते हैं कि बीज को उगने के लिए एक मुनासिब वक़्त, ऑक्सीजन, पानी और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, उगने के दौरान द सीड अब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्व्स, जो बीज होता है वो पानी को अब्जॉर्ब करता है, पानी को जज़ब करता है और सूज जाता है, स्वेल हो जाता है। द सीड कोट स्प्लिट्स, जो सीड कोट होता है वो मतलब स्प्लिट हो जाता है, अलहदा हो जाता है, अलाउइंग द एम्ब्रियो टू ग्रो, जिससे एम्ब्रियो जो होता है वो उगना शुरू हो जाता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। द रेडिकल इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू इमर्ज फ्रॉम द सीड। जो रेडिकल होता है ये पहली साख्त होती है जो कि सीड से अक्कर होती है, सीड से निकलती है। इट ग्रोज डाउनवर्ड, ये नीचे को ग्रो करती है, एंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम, जिससे रूट सिस्टम बन जाता है। आफ्टर द रेडिकल द प्लोम्यूल ग्रोज अपवर्ड, जो प्लोम्यूल है वो ऊपर की तरफ उगती है, एंड डेवलप्स इनटू शूट ऑफ न्यू प्लांट, जिससे पौधे का नया तना बन जाता है। हमने पिछली स्लाइड में भी देखा ना कि रेडिकल जो है उससे हम रूट्स बना सकते हैं, रूट्स बनती हैं पौधे की, जबकि प्लोम्यूल जो है उससे पौधे की स्टेम बनती है या शूट्स बनते हैं। मैनी सीड्स अंडरगो अ रेस्टिंग पीरियड। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे जो पौधे होते हैं उनके जो बीज हैं, बीज उगते ही नहीं हैं, वो रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, तो उसको हम डोरमेंसी का नाम देंगे। ड्यूरिंग डोरमेंसी, डोरमेंसी के दौरान सीड्स डू नॉट जर्मिनेट, जो बीज होते हैं वो उगते ही नहीं, इवन अंडर फेवरेबल कंडीशंस। वो कहते हैं कि मुनासिब हालात भी हों, तब टेम्परेचर भी हो, वाटर भी हो, फिर भी वो नहीं उगते, तो उस सिचुएशन को हम डोरमेंसी का नाम देंगे। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की दो इकसाम हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। वो कहते हैं कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की ग्रोथ की बुनियाद पर जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। इन एपीजियल जर्मिनेशन द हाइपोकोटाइल इलोंगेट्स एंड फॉर्म्स अ हुक। अब वो कहते हैं कि एपीजियल जर्मिनेशन जो है उसमें हाइपोकोटाइल जो होता है वो बढ़ता है, एक हुक बना देता है, पुलिंग द कोटिलेडन अबव द सॉइल, जो कोटिलेडन्स हैं उनको मिट्टी के अंदर से ऊपर की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? बीन्स की, कॉटन की या पपाया की। इन हाइपोजियल जर्मिनेशन द एपिकोटाइल इलोंगेट्स। अब एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल इलोंगेट हो रहा था, हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल इलोंगेट हो रहा है, मतलब कि एपिकोटाइल बढ़ रहा है। एंड द कोटिलेडन्स रिमेन बिलो द सॉइल, जबकि कोटिलेडन्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह रहे हैं, मिट्टी के अंदर ही रह रहे हैं। एपीजियल जर्मिनेशन में ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, मिट्टी से बाहर निकल आते हैं, जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में मिट्टी के अंदर ही रहते हैं बीज। इसमें मकई के बीज आ जाते हैं, पीस के बीज आ जाते हैं, मतलब जो मूंगफली वगैरह है या कोकोनट वगैरह के बीज। कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। अब हमने एक सीड को जर्मिनेट करवाना है, एक सीड को ग्रो करवाना है, एक न्यू प्लांट बनाना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी शर्तें चाहिए, मतलब हम उनकी क्या, सीड की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम देखते हैं। सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। अब सीड जर्मिनेशन का इन्हसार अंदरूनी और बैरूनी दोनों सूरतों पर होता है। एक्सटर्नल कंडीशंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो बैरूनी हालात होते हैं वो माहौल से, वाटर, ऑक्सीजन और फेवरेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। द रोल ऑफ वाटर मॉइस्चर। अब पानी का किरदार यानी जो नमी चाहिए होती है वो हम देखते हैं। मोस्ट सीड्स हैव लोअर वाटर कंटेंट एंड कैन नॉट जर्मिनेट एंटिल दे अब्जॉर्ब वाटर। वो कहते हैं कि ज़्यादातर बीजों में पानी की मिकदार बहुत कम होती है और वो इस वक्त तक उग नहीं सकते जब तक वो पानी जज़ब ना कर लें। फंक्शंस ऑफ अब्जॉर्ब्ड वाटर, अगर वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके काम क्या होता है? डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड मेकिंग एनर्जी अवेलेबल फॉर ग्रोथ। उनका काम ये होता है कि ज़ख़ीरा शुदा जो खुराक होती है, जो स्टोरेज होता है उनके पास, उसको हज़म कर लेना। हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। अब वो हमने देखा कि एपीजियल और हाइपोजियल जो जर्मिनेशन है
उसमें हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल जो है ये इनलोंगेट होते हैं ना, या तो वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं या फिर बाहर निकल आते हैं, तो ये इनकी इनलोंगेशन में मदद करता है जो ऑब्जॉर्ब वाटर किया जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज क्रूशियल फॉर रिस्पिरेशन प्रोसेस इन द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो। अब एक ऑक्सीजन जो है ये रिस्पिरेशन प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है सेल के एम्ब्रियो के लिए। रिस्पिरेशन रिलीजेज द एनर्जी नीडेड फॉर सीड टू ग्रो। अब रिस्पिरेशन क्या करती है, ये एनर्जी रिलीज करती है, एनर्जी खार्ज करती है जो कि सीड को ग्रो करने में मदद करती है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत, सीड्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ जो बीज होते हैं उनको उगने के लिए मुख्तलिफ टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है। अब कुछ फसलें जो होती हैं वो सर्दियों में उगती हैं, कुछ जो है वो गर्मियों में उगती हैं, अब उनको भी तो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ना, तो इसीलिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट प्लांट्स सीड्स, वो कहते हैं ज़्यादातर पौधों के जो बीज होते हैं उनको उगने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो 25 से 30 डिग्री चाहिए होता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।